लिपिड्स का वर्गीकरण भोजन में उसकी पौष्टिकता के आधार पर ही वसा को विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त वसा में उपस्थित ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के आपस में जुड़ने के आधार पर भी हम वसा का वर्गीकरण करते हैं। सामान्यतः वसा को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सरल वसा, दूसरा है संयुक्त वसा और तीसरा है व्युत्पन्न वसा या उत्पन्न वसा। सरल वसा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के आपस में मिलने से जो एस्टर का निर्माण होता है उसे ही हम सरल या साधारण वसा कहते हैं। इनका रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड भी है। अब यदि हम वसा को देखें तो इसमें 3 परमाणु वसीय अम्ल और 1 अणु ग्लिसरॉल का होता है। वसा और तेल सरल लिपिड में आते हैं। वसा और तेल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो ठोस होता है उसे हम वसा कहते हैं और जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस नहीं रहते अर्थात तरल रहते हैं उन्हें हम तेल कहते हैं। मोम वसीय अम्लों तथा मोनोहाइड्रिक एवं डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर को हम मोम कहते हैं। संयुक्त लिपिड जब वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के साथ कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक जुड़ जाते हैं तब उसे हम यौगिक लिपिड कहते हैं। इसमें सबसे पहले सल्फोलिपिड आता है। यह लिपिड वसा तथा आवासीय पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के आपस में मिलने से बनता है और यह मानव के मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। ग्लाइकोलिपिड यह वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के साथ इसमें कार्बोज का यौगिक रहता है और यह हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रोसाइट्स तथा नाड़ियों में गैंग्लियोसाइट्स के रूप में उपस्थित रहता है। फॉस्फोलिपिड इसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं जैसे लेसिथिन, प्लाज्मोलोजेंस, प्रोटियोलिपिड्स इत्यादि। लाइपोप्रोटीन इसमें वसा के साथ दूसरे पदार्थ के रूप में प्रोटीन होता है और हमारे शरीर में इस वसा का अधिक महत्व होता है क्योंकि शरीर में वसा का स्थानांतरण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वसा इसी रूप में जाती है। तीसरा आ जाता है व्युत्पन्न या उद्भुत लिपिड। सरल एवं संयुक्त लिपिड के जब हम जल उत्घटन से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे व्युत्पादित या उद्भुत लिपिड कहते हैं। इसके अंतर्गत वसीय अम्ल, स्टेरॉइड, हार्मोन और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के आते हैं। स्टेरॉल वैसे रासायनिक रूप से यह वसा से संबंधित नहीं होते हैं पर इनमें वसीय अम्ल और अल्कोहल उपस्थित होते हैं और ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मिश्रित चक्रीय रचना वाले होते हैं। इसके तहत कोलेस्ट्रॉल और एल्गोस्टेरॉल आते हैं। प्राणिज स्टेरॉल के उदाहरण कोलेस्ट्रॉल होता है जबकि वनस्पति स्टेरॉइड का उदाहरण एल्गोस्टेरॉल होता है। मोल्ड और यीस्ट को यदि हम देखें तो यह भी एल्गोस्टेरॉल का ही रूप होता है। कोलेस्ट्रॉल यह प्राणी जगत में प्राप्त स्टेरॉइड है। यह मनुष्य, जानवरों के रक्त, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि एवं मस्तिष्क मेरु द्रव्य भी यह पाया जाता है। मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ में 14% तथा ग्रे पदार्थ में यह 6% तक कोलेस्ट्रॉल होता है। त्वचा के नीचे वसीय तंतुओं में भी उपस्थित होता है। यही कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के संपर्क से विटामिन डी में भी परिवर्तित हो जाता है। विटामिन डी के निर्माण के अलावा कोलेस्ट्रॉल शरीर में कई महत्वपूर्ण पदार्थों का निर्माण जैसे पित्त रस, पित्त संबंधी तत्वों का निर्माण, यौन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में महत्वपूर्ण उत्पादकों के निर्माण में भी आवश्यक होता है। वहीं यह हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। इससे अधिक मात्रा हो जाने पर यह धमनियों के भीतर जमा हो जाता है और रक्त धमनियों की ल्यूमेन यानी व्यास को छोटा कर देता है जिससे धमनियां संकुचित हो जाती है
और रक्त अपनी गति से बह नहीं पाता है और धमनियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है, जिससे धमनियाँ कठोर हो जाती हैं और रक्तचाप भी बढ़ जाता है, जिसको हम हृदयाघात भी कह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल अंडे के पीले भाग, मक्खन, घी, पनीर, मांस और यकृत में पाया जाता है। दूसरा कहें तो अर्गेस्ट्रॉल, यह वसा खमीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे शरीर में त्वचा के नीचे भी रहता है, जो सूर्य की किरणों में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। वसा के कार्य, सबसे पहला कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। वसा ऊर्जा का संगठित रूप है या एकत्रित रूप होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अतः यह स्पष्ट है कि वसा में प्रोटीन एवं कार्बोज की अपेक्षा दुगनी ऊर्जा होती है। वसा वसीय ऊतक के रूप में त्वचा के नीचे भी जमा रहती है और शरीर को जब कभी किसी साधन से ऊर्जा नहीं मिलती और यकृत में जमा ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाता है, तो वसीय ऊतकों में उपस्थित वसा प्रज्वलित होकर या जलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा कार्य यदि हम देखें तो शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करती है। वसा में निम्न घुलनशीलता या कम घुलनशीलता होती है और उच्च संघनन क्षमता का गुण होता है। इसी कारण इसके ऊर्जा संग्रहित करने का आदर्श गुण होता है। भोजन में कार्बोज एवं प्रोटीन से अधिक होने पर भी यह शरीर में वसीय ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर में ऊर्जा का संघनित के रूप में वसा उपस्थित रहती है। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। वसा शरीर में त्वचा के नीचे वसीय ऊतक के रूप में जमा रहती है और एक गद्दी की तरह कार्य करती है। शरीर की चोट, सर्दी, गर्मी, आघात, रगड़ से सुरक्षा करती है। त्वचा के नीचे उपस्थित वसीय तंतु के कारण ताप शरीर से बाहर नहीं निकलता है और वसा एक इंसुलेटिंग पदार्थ की तरह काम करती है। हम देखते भी हैं कि हमारे हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे, अग्नाशय आदि के चारों तरफ दोहरी परत होती है, जो इनकी रक्षा भी करती है, जो वसा से ही निर्मित होती है। प्रोटीन की बचत। वसा एवं कार्बोज के मुख्य ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व होते हैं। भोजन में वसा एवं कार्बोज की मात्रा जब विद्यमान होती है तब प्रोटीन की ऊर्जा उत्पादन में काम नहीं आता है और प्रोटीन मांसपेशियों, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण में जुट जाता है। वो प्रोटीन शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतक, तंतुओं और कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। इस प्रकार प्रोटीन का उपयोग निर्माणात्मक कार्यों में ही होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो शरीर के वृद्धि विकास पर्याप्त रहता है। लेकिन यदि शरीर में या भोजन में वसा या इनकी कमी हो जाती है तो प्रोटीन ही टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत। यह विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे ए, डी, ई तथा के, इनकी प्राप्ति का उत्तम साधन वसा ही होता है। अंडा, मांस, मछली, दूध में विटामिन ए भरपूर होता है। विटामिन के अवशोषण में भी सहायक। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई का अवशोषण वसा की उपस्थिति में ही आसानी से होता है। आमाशय में पाचक रसों के स्राव को कम करना। वसा आमाशय में जठर रस के स्राव को कम कर देती है, जिससे वसायुक्त भोजन का पाचन धीरे धीरे होता है और आमाशय में भोजन काफ़ी समय तक रहता है और इसीलिए जब हम वसायुक्त भोजन करते हैं तो हमें शीघ्रता से भूख नहीं लगती। त्वचा को चिकना, कांतिमय, स्वस्थ बनाए रखने के लिए वसा आवश्यक होती है। त्वचा के डर्मिस परत में तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निरंतर तेल स्रावित होता रहता है, जिससे त्वचा का रूखापन समाप्त हो जाता है और त्वचा चिकनी और चमकदार हो जाती है। इसके अभाव में त्वचा रूखी, खुरदरी, भद्दी एवं बेजान दिखने लगती है और कुछ बच्चों में तो यह भी देखा गया कि जब उनको यह वसा नहीं दी गई तो त्वचा में उपरोक्त लक्षण देखे गए, लेकिन जैसे ही लिनोलिक और अम्ल दिया गया उनकी त्वचा एकदम चिकनी चमकदार हो गई। पाचन नली में स्नेहक के रूप में वसा आमाशय आंत मार्ग को चिकना बनाती है और आंतों के पेशियों को
संकुचन विमोचन में सहायता करती है, जिसकी वजह से मल आसानी से शरीर के बाहर निकल जाता है। फास्फोलिपिड के संश्लेषण में वसा अत्यंत आवश्यक होती है। फास्फोलिपिड सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और शरीर के कुछ सक्रिय ऊतक जैसे मस्तिष्क तंतु, यकृत, नाड़ियों आदि में महत्वपूर्ण कार्य करता है। फॉस्फेटाइड नाड़ी तंतुओं के मुख्य भाग होते हैं और यह इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और जल के साथ मिलकर वसा को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं। इस कारण उसका पाचन और शोषण सुगमता से हो जाता है। गैलेक्टोज की उपयोगिता बढ़ाने में दुग्ध शर्करा, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में विभक्त होती है, पर इस गैलेक्टोज की उपयोगिता वसा की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त वसा युक्त भोजन स्वाद बढ़ाने में भी काम आता है। जैसे हम देखते हैं पूड़ी, पराठे, घी लगी चपाती, मक्खन, टोस्ट, पकोड़े, ब्रेड रोल हमें अच्छे लगते हैं और हमारी भूख संतुष्ट हो जाती है और हमें तृप्ति का भी एहसास होता है। भोजन का परिमाण कम करने में यात्रा के दौरान वसायुक्त भोज्य पदार्थ अपने साथ हम रखते हैं और रखना भी चाहिए, जैसे मछली, नमकीन, सेब, अन्य तले भुने पदार्थ। इनके कम सेवन से अधिक ऊर्जा मिलती है और मन में संतुष्टि भी होती है। शरीर में महत्वपूर्ण उत्पादकों के निर्माण में जैसे कोलेस्ट्रॉल, रक्त, अधिवृक्क ग्रंथि एवं यकृत, मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल विद्यमान रहता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के कई महत्वपूर्ण उत्पादकों का निर्माण भी करता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से पित्त लवण निर्माण में सहायता करता है। वसा की कमी का प्रभाव आहार में जब हम पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन नहीं करते हैं तो शीघ्र ही वसा की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पहला है सामान्य वृद्धि विकास का रुक जाना। वसा की कमी से आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी हो जाती है, जिससे शरीर के सामान्य वृद्धि एवं विकास में रुकावट आ जाती है। लिनोलिक, लिनोलेनिक, आर्केडोनिक अम्ल आवश्यक वसी अम्ल हैं। यह वसी अम्ल ऊतक एवं कोशिकाओं के सामान्य स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होते हैं। लिनोलिक अम्ल संतानोत्पत्ति के लिए और मां के दूध निर्माण के लिए आवश्यक होता है। वसा एवं कार्बोज को शरीर में यदि कमी हो जाए तो प्रोटीन अपना निर्माणात्मक कार्य छोड़कर ऊर्जा उत्पादित करने लगता है, इसलिए प्रोटीन का सही उपयोग नहीं हो पाता और शरीर की वृद्धि विकास रुक जाता है। त्वचा का सूखी, खुरदरी एवं चमकहीन हो जाना। त्वचा के डर्मिस परत में तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं जो तेल जैसा पदार्थ स्राव करती है। यह पदार्थ चिकना एवं चमकदार होता है, जिससे त्वचा भी चिकनी और चमकदार बनी रहती है और वसा के अभाव में इन ग्रंथियों से पर्याप्त मात्रा में सीबम का स्राव नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप त्वचा सूखी, खुरदरी, चमकहीन एवं कांतिहीन हो जाती है। त्वचा को स्वस्थ एवं कांतिमय बनाए रखने के लिए लिनोलिक, लिनोलेइक एवं आर्केडोनिक वसी अम्ल की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसकी कमी से त्वचा का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। त्वचा का रोग, जिसे डर्मेटाइटिस कहते हैं, हो जाता है। एक्जिमा भी त्वचा संबंधी रोग ही है जो वसा की कमी के कारण होता है। इन रोगियों को निवारण करना चाहते हैं तो हमें वसी अम्ल को देना चाहिए। अलसी के तेल, मछली के तेल, कार्ड लीवर ऑयल से इनको प्राप्त किया जा सकता है। फ्रिनोडर्मा हो जाना। वसा की कमी से बच्चों एवं बड़ों में फ्रिनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघ तथा कूल्हे की त्वचा पर नुकीली फुंसियां निकल आती है और त्वचा कचुरी के समान दिखाई देने लगती है। कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी हो जाना। आवश्यक वसी अम्लों की कमी से कोशिकाओं तथा कोशिका का आवरण की त्वचा की जो कार्य क्षमता है वो घट जाती है। शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ एंजाइम की प्रक्रियाओं में भी असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल के वहन की गति कम हो जाती है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हृदय संबंधी रोग देखे जाते हैं। संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक, जैसा कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में सिद्ध हो चुका है
के विटामिन ए संतानोत्पत्ति क्षमता के लिए आवश्यक है। इसका संवहन वसा के द्वारा ही होता है। आहार में यदि वसा की कमी से विटामिन ई का संवहन तथा अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिससे संतानोत्पत्ति की क्रिया गड़बड़ा जाती है। अब हम यदि देखें कि वसा की अधिकता के प्रभाव, जिस तरह वसा की कमी हानिकारक होती है, उसी तरह वसा की अधिकता भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है। वसा की अधिकता का परिणाम वसा की कमी से भी यदि हम ज़्यादा देखें तो हानिकारक होता है। पहला कारण हम देखें तो वो जो वसा की अधिकता से देखने को मिलता है वो है मोटापा। आवश्यकता से अधिक वसा युक्त पदार्थों का सेवन करने से अत्यधिक मात्रा में एडिपोज तंतु बनने लगते हैं, जिससे त्वचा के नीचे फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यकृत आदि अन्य कोमल अंगों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जम जाती है। वसा की परत जमने से मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा स्वयं अपने आप में एक बीमारी है, जिससे शरीर की स्फूर्ति चली जाती है। मोटे व्यक्ति को चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने भागने, सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसे रोग देखने को मिलते हैं। मधुमेह हो जाना, मधुमेह अधिकांश मोटे लोगों को ही होते हैं। हालांकि यह बीमारी वंशानुगत भी है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं ही स्थानांतरित होती रहती है। वसा एवं कार्बोज के अत्यधिक सेवन से अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। रक्त में सीमित मात्रा तक ही ग्लूकोज संग्रहित रह सकता है। शेष ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत तथा मांसपेशियों में जमा हो जाता है, परंतु इनसे भी अधिक ग्लाइकोजन संग्रह करने की क्षमता नहीं होती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपसमूहों को अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। ये द्वीपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। यदि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन स्रावित नहीं होता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन भी नहीं बदल पाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। अग्नाशय को इंसुलिन स्रावित करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है, अतः अग्नाशय पर अत्यधिक बोझ बढ़ने से इंसुलिन का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है और हमें लोगों में मधुमेह रोग देखने को मिलता है। हृदय संबंधी रोग, वसा की अधिकता से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 120 से 160 मिलीग्राम % तक होती है। इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल रक्त धमनियों के अंदर जमने लगता है। फलतः रक्त धमनियों की दीवारें सक्रिय होने लगती हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। धीरे धीरे इन धमनियों के दीवारों पर इतना अधिक कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है कि धमनियों की दीवारों का लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इस पर कैल्शियम लवण भी जमने लगता है, जिससे धमनियों की दीवारें कठोर हो जाती हैं और व्यास काफ़ी छोटा हो जाता है, जिससे रक्त के बहाव की गति कम हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हृदय पर देखने को मिलता है और व्यक्ति हार्ट अटैक से प्रभावित हो जाता है। कभी कभी वसीय तंतु भी हृदय के आसपास एकत्रित हो जाते हैं, जिससे हृदय की सामान्य क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। गुर्दे प्रभावित होना, मोटापे के कारण गुर्दे के चारों ओर वसीय तंतु की मोटी परत जम जाती है, जिससे गुर्दे द्वारा निरुपयोगी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, टॉक्सिन आदि वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन नहीं हो पाता है और ये रक्त में ही रह जाते हैं, जिससे रक्त की क्षरण क्रिया ठीक प्रकार से नहीं होती और वर्ज्य एवं हानिकारक पदार्थ रक्त में ही घुले रह जाते हैं। अशुद्ध रक्त शरीर के लिए जहरीला एवं हानिकारक होता है, अतः व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही सप्ताह में हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे हम देखते हैं कि गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं। वसा प्राप्ति के साधन, वसा एवं तेल प्राकृतिक रूप से प्राणिज एवं वनस्पतिक दोनों ही पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें वसा हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह अदृश्य रूप में स्थित रहती है, जैसे अनाज, दालें
आटा, सूजी, फल, सब्जियां आदि। कुछ भोज्य पदार्थों में वसा दृश्य रूप में भी उपस्थित रहती है, जो वास्तव में ही वसा के मुख्य साधन होते हैं, जैसे दूध है, घी है, मक्खन, डालडा, मूंगफली, दही, सोयाबीन, सरसों के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वसा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती है। दूध में विद्यमान वसा को मक्खन या घी में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। भैंस के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। अंडे के पीले भाग में वसा फॉस्फोलिपिड के रूप में उपस्थित रहती है। शक्कर, गुड़ एवं बूरे में वसा नहीं के बराबर होती है। उच्च मात्रा में होने पर तो वसा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन फिर भी वसा एक ऐसा पदार्थ है जिसको नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि इससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। अतः अत्यधिक मात्रा में मक्खन, घी, अंडा, मांस, वनस्पति घी, यकृत आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी में संतृप्त वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करते हैं और जो मोटापा, हृदय रोग, गुर्दे के रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अतः जहाँ तक हो भोजन में वसा का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। घी, वनस्पति घी, मक्खन आदि के स्थान पर तेल का अधिक सेवन करना चाहिए। पराठे घी में न बनाकर तेल में बनाए जाने चाहिए, क्योंकि तेल अधिक नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। आहार में फल या फलों के रस का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इनमें वसा को निष्प्रभावी करने की क्षमता पाई जाती है। इस कारण ये त्वचा के नीचे जमी हुई वसा परतों से भी वसा को नष्ट कर देते हैं। भोजन में फल एवं कच्ची सब्जियों को सलाद के रूप में खाना चाहिए। सलाद में रफेज होता है। रफेज आंतों में उपस्थित कुछ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। भोजन निश्चित समय पर संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। दिन भर में थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करने से कैलोरी की मात्रा बढ़ती है। प्रतिदिन यदि आहार में 200 कैलोरी की भी वृद्धि हो जाती है तो 1 महीने में हमारा 1 किलो वजन बढ़ जाता है। आहार में वसा के साथ साथ कार्बोज की भी कम मात्रा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कार्बोज भी पाचन के बाद अधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो अंतिम रूप से वसा में ही परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे जमा हो जाता है। प्रतिदिन व्यायाम एवं शारीरिक कार्य को करना चाहिए। मोटे व्यक्ति को तो कम से कम रोज 4 से 5 किलोमीटर तेज कदमों से पैदल चलना चाहिए। व्यायाम करने से एडिपोज ऊतक की लिपिड या वसा विभक्त होकर काम में आ जाती है और नए लिपिड का निर्माण नहीं होता है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लिया जाना चाहिए, पर इतना अवश्य ध्यान रहना चाहिए कि प्रोटीन उन्हीं भोज्य पदार्थों से लिया जाना चाहिए जिनमें वसा की मात्रा कम हो। असंतृप्त तथा संतृप्त वसा का अनुपात हमेशा 2:1 होना चाहिए। इससे ज़्यादा वसा होने पर वह नुकसानदायक होती है।